ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वर्ड प्रॉब्लम में। सबसे होमवर्क बन गया है? यस सर। किसी क्वेश्चन में डाउट? नो सर। ओके, सो मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा ना, मैं एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, मैं एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, और तुम लोग एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तो आइडिया होगा। मैं बता दूंगा तो फिर कॉन्सेप्ट जो है वो तुमको समझ में नहीं आएगा। मैं एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तुम लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, यस सर। ओके, सो मैं एग्जाम्पलर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो कल जो है हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किस किस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम देखा था। एक तो एज का वर्ड, ये ज्योमेट्री का मेनली वर्ड प्रॉब्लम था और नंबर से रिलेटेड था। ठीक है, ये दो टाइप हो गया। अब आज जो है हम लोग ना एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन का एज जितना है इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये जरा देखना। इसके लिए जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सपोज एज ऑफ राम इज 10 ईयर। अगर तुमसे मैं पूछूं आफ्टर 5 ईयर, व्हाट विल बी द एज ऑफ राम? राम का एज क्या होगा आफ्टर 5 ईयर? 15 ईयर सर। 15। 15 ईयर, यानी कि आफ्टर 5 ईयर ये वर्ड आएगा। ये वर्ड ना अभी जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ना उसमें ये टर्म आएगा आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर का मतलब क्या है? प्रेजेंट एज से, ये प्रेजेंट एज है राम का, यानी अभी का एज है। अब इसके 5 साल बाद क्या होगा? तो जो प्रेजेंट एज होता है उसमें हमेशा आफ्टर का मतलब है 5 हमको जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह एक दूसरा होता है बिफोर 5 ईयर या 5 ईयर एगो, ये टर्म दोनों रहता है। तो क्या होगा राम का एज? 5। 5, 10 - 5, यानी कि बिफोर या एगो रहता है तो हमको 5 माइनस करना होगा, और अगर आफ्टर 5 ईयर रहता है तो हमको 5 ऐड करना रहेगा। तो ये कॉमन सा टर्म है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और हमेशा हम ये जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो प्रेजेंट एज में करेंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो हम लोग एज वाला कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी। ओके, सो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं पहले। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 4 times the age of son. Now after 10 years, देखो ये वर्ड आ गया, after 10 years the age of father will become 3 times the age of his son. Find their present age. Find their
प्रेजेंट एज, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम देखो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यानी अभी की बात कर रहा है, ठीक है, अभी की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। पहला क्वेश्चन प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। तो फादर के लिए मैं एफ नोटेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है। एज ऑफ फादर के लिए मैं क्या नोटेशन यूज कर रहा हूं, एफ। अभी ये ना जो मैं कर रहा हूं ये रफ वर्क है, ठीक है। मैं जो भी काम कर रहा हूं ये रफ वर्क है, अभी सॉल्यूशन नहीं है। पहले ना हम लोग को क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये चीज पहले हम लोग समझेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एज ऑफ फादर के लिए मैं एफ नोटेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर यानी एफ हो गया। इज किससे रिप्लेस होगा, इक्वल टू साइन से। सो एफ इज इक्वल टू, यानी एज ऑफ फादर, ये फादर का एज है, एफ नोटेशन, ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू एज ऑफ सन। सन के लिए मैं क्या नोटेशन यूज करूंगा, एस। तो क्या बोल रहा है, फादर का एज सन के एज का 4 टाइम्स है। एग्जांपल के तौर पे अगर सन का एज 10 ईयर होगा तो फादर का एज कितना होगा, 40 ईयर। इसका यही मतलब हुआ ना, पहले लाइन का क्या मतलब हुआ वो समझ में आया। यस सर। ओके, सो अब तुम मुझे बताओ, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है तो तुमको किसको लग रहा है, पहले क्वेश्चन से क्या लग रहा है, किसको एज्यूम करना सही है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हमको तो एक ही वेरिएबल मानना है, तो किसको एक्स मानेंगे, सन। सन के एज को एक्स मानेंगे। फादर के एज को एक्स मानेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा हमको। सन के एज को एक्स मानेंगे तो फादर का एज अपने आप निकल जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि तुम फादर के एज को एक्स नहीं मान सकते हो, फादर के एज को भी एक्स मान सकते हो, बट थोड़ा सा फिर हमको उल्टा काम करना पड़ेगा, उससे भी हम सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे जो सबसे सुटेबल हमको लग रहा है और जो सबसे इजी लग रहा है, किसके एज को मानना इजी लग रहा है, सन के एज को। तो हम कहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर्स, ठीक है। मान लेते हैं सन का प्रेजेंट एज कितना है, एक्स ईयर। तो फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा, 4x। 4x। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि सन का एज अगर x मान लेंगे तो फादर का एज कितना हो जाएगा, 4x। तो ये देखो ऑटोमेटिकली हमारे ये पहले वाले लाइन से ये मैथमेटिकल फॉर्म कंप्लीट हुआ। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, आफ्टर 10 ईयर। अब किसकी बात कर रहा है, आफ्टर 10 ईयर की बात कर रहा है। So after 10 year, what will be the age of sun? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, after 10 year, what will be the age of sun? x plus 10। x plus 10। प्रेजेंट एज के बाद 10, प्रेजेंट एज x है, 10 साल के बाद सन का एज कितना हो जाएगा, तो 10 बढ़ जाएगा ना, तो एज का सन कितना हो जाएगा, x plus 10 years। यहां तक सबको समझ में आया, ये जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है, यहां तक डाउट है किसी को, नो सर। नो सर। ओके ओके। अब इसी तरह फादर का एज भी हम बता सकते हैं ना कि 10 साल के बाद कितना होगा। सो एज ऑफ फादर का कितना एज होगा 10 साल के बाद, 4x plus 10। कितना होगा, 4x plus 4x plus 10। 4x plus 10। ओके, वेरी गुड। तो 4x plus 10 years। तो हम लोग को 10 साल के बाद दोनों का एज कितना होगा वो पता चल गया, और यहां पे हमको पता चल गया कि प्रेजेंट में कितना एज है दोनों का, एक का सन का एज x है और फादर का एज 4x है। तो देखो इस लाइन से भी हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म कंप्लीट कर लिया। अंडरलाइन करते जाना कि तुमने किस किस लाइन का मैथमेटिकल फॉर्म कंप्लीट कर लिया। अब यहां से स्टार्ट होगा, तो क्या बोल रहा है, 10 साल के बाद एज ऑफ फादर will become 3 times the age of his son। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सो 10 साल के बाद एज ऑफ फादर, तो 10 साल के बाद एज ऑफ फादर, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे बता सकते हो, हमको पता है क्या, 10 साल के बाद एज ऑफ फादर 4x plus 10। 4x plus 10, यानी इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे
4x+10, ये समझ में आया। इस लाइन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4x+10। विल किससे रिप्लेस हो जाएगा, बताया गया है, हेल्पिंग वर्ब किससे रिप्लेस होता है, equals to इक्वल टू। सो 4x+10 इक्वल टू एज ऑफ फादर 4x+10, विल रिप्लेस हो जाएगा इक्वल टू बिकम 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 multiply 3 मल्टीप्लाई किससे, द एज ऑफ हिज सन। तो एज ऑफ हिज सन कितना है, x+10 x+10। हम ये वाला x नहीं लेंगे क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, 10 साल के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइन लिखा हुआ है ये 10 साल के बाद का लिखा हुआ है। तो हम जो भी एज लेंगे वो 10 साल के बाद जो एज होगा वो हम लेंगे। तो हमको ऑलरेडी पता है कि एज ऑफ सन और एज ऑफ फादर 10 साल के बाद कितना है। तो एज ऑफ फादर 4x+10, will be replaced by equal to sign, become 3 times यानी 3 into the age of his son. So 3 into age of son, age of son कितना है, x+10। तुम्हारा सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया ना, आया समझ में। yes yes sir किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट, हाँ बोलो, किसी को डाउट है लगता है, हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या डाउट है, किसी ने हाथ रेज किया था, नहीं, ओके। अब इसको सॉल्व करना सबको आता है ना, सॉल्व सबको ही कर सकते हो ना, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन पढ़ लिया था। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूं सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो 4x+10, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सारे x को एक जगह करेंगे, यहां भी x है यहां भी x है। तो पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3x + 30। अब देखो इधर भी x है इधर भी x है। अब पहले तुम एक के साथ काम करो, मान लो मुझे इस 3x को हटाना है, तो 3x को हटाना है तो यहां से 3x कैसे हटेगा, दोनों साइड -3x करेंगे तो हटेगा। तो 4x, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ रखो माइक्रोफोन। 4x+10 - 3x, तो इधर भी हमको 3x माइनस करना पड़ेगा, तो ये 3x और 3x कैंसिल हो गया। अब 4x - 3x कितना हो जाएगा, x, x+10 = 30। अब मुझे यहां से 10 को हटाना पड़ेगा, तो 10 कैसे हटेगा, दोनों साइड हम -10 करेंगे तो हटेगा। सो x+10 - 10 = 30 - 10। सो 10 और 10 कैंसिल, x = 20। तो x किसका एज हमने माना था, सन का एज माना था, तो हमको पता चल गया ना, एज ऑफ सन विल बी इक्वल टू 20 ईयर्स। तो फादर का एज कितना होगा, 80 24 हाँ 24 80 होगा, 24, 80 4x है ना, तो 4 × 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना, sir 80 हाँ 80। सो ये लिख सकते हो ना नीचे में आंसर, yes sir ओके। सो ये हो गया हमारा एज का प्रॉब्लम। तो एज के प्रॉब्लम में किस किस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा, ये सबको समझ में आया। yes sir yes sir चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को अभी देता हूं, तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताना, एज का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। ये एज का प्रॉब्लम है, ये मैं अभी तुम लोग को दे रहा हूं, तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताना।
ये क्वेश्चन कोशिश करो, 5 मिनट में तुम लोग को समय दे रहा हूं। सर हाँ ये क्वेश्चन है, सर इसमें तो क्वेश्चन एक ही आदमी है। क्या क्या बोल रहे हो? सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन पूरा नहीं, अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल करो, अपने मोबाइल को ना थोड़ा हॉरिजेंटल करो। वर्टिकल रखोगे तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा, हॉरिजेंटल ऐसे, ये Yes, sir. ऐसे नहीं, मोबाइल को रखो, ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रखे सर हो नहीं हो रहा है। यस सर। तो नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख तो रहा है दिखना सर चाहिए। क्वेश्चन। दिख रहा है ना? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके। इसमें तो एक ही आदमी है, तो हमको पता है कि हमको किसको वेरिएबल मानना है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कन्वर विल बी एक्स, यहां से स्टार्ट होगा। सिर्फ इक्वेशन बनाओ, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन क्या आएगा वो मुझे बताना, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। सर हो गया। हाँ क्या बोलो बोलो। सर x इक्वल टू 12 ईयर। x इक्वल टू 12 ईयर। ओके, चेक कर लेते हैं और किन्हीं का आंसर आया है नहीं। क्या आया है, इक्वेशन क्या आया है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्या आया है अनुष्का? सर बताएं। हाँ बताओ। 3 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट x माइनस 4 x माइनस 4 ब्रैकेट इज इक्वल टू इक्वल टू x प्लस 12। x प्लस 12। ये सबका आया है या नहीं आया है? यस सर। ये आया Yes, है sir. तो सही है, सबका आया है। चलो ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां तो एक ही आदमी है, प्रेजेंट एज के बारे में कहीं डिस्कस नहीं किया, तुमसे प्रेजेंट एज ही मानने पता करने बोला है, तो हम लोग सॉल्यूशन क्या स्टार्ट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कन्वर्ट बी एक्स ईयर। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। आफ्टर 12 ईयर कन्वर शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स एगो। यानी कि 12 साल बाद कन्वर का एज कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। किसका 3 टाइम्स हो जाएगा? जितना वो 4 साल पहले था। ठीक है,
तो अब एक एक करके सबको लिखते हैं। पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि 12 साल के बाद उसका एज कितना होगा और 4 साल के पहले उसका एज कितना था। ये दोनों चीज हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे, आफ्टर 12 ईयर व्हाट विल बी द एज ऑफ कन्वर, क्या लिखेंगे, एक्स X प्लस plus 12. एक्स प्लस 12 ईयर। हमको पता चल गया 12 साल के बाद उसका एज कितना होगा। एक और है 4 ईयर एगो, सो 4 ईयर एगो व्हाट X विल बी द minus 4. एक्स माइनस 4. 4, एक्स माइनस 4, 4 साल पहले का एज पूछा है ना हमसे, तो प्रेजेंट एज में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 साल पहले का एज पता चल जाएगा। सो एज ऑफ कन्वर एक्स माइनस 4। अब हमको दोनों एज पता चल गया ना, 4 ईयर एगो कितना एज था और 12 साल के बाद कितना एज था, ये दोनों हमको पता चल गया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, ओके। अब आते हैं आफ्टर 12 ईयर कन्वर, तो कन्वर का एज कितना है, एक्स प्लस 12। सेल किससे रिप्लेस हो जाएगा, इक्वल टू से। बी 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर्स एगो, तो 4 साल पहले जो था उसका 3 टाइम्स, तो 4 साल पहले का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4। 4. ये इक्वेशन बन गया, सिंपल है ना। तो हमको सिर्फ क्या करना है, हर एक लाइन को मैथमेटिकल फॉर्म देना है। तुम क्वेश्चन को समझते जाओ, उसको मैथमेटिकल फॉर्म देते जाओ, कभी भी तुमको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी, जब तुम अपने क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके लिए तुम्हारा जो लिटरेचर और ग्रामर है ना, ये भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, तो एज का प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना सब कोई। Yes, sir. यस सर। तुम्हारे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में जो एज का प्रॉब्लम है वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखो अभी तक किस किस तरह का प्रॉब्लम पढ़ लिया, 3 तरह का प्रॉब्लम पढ़ लिया अपने वर्ड प्रॉब्लम में। एक नंबर से रिलेटेड, दूसरा ज्योमेट्री से रिलेटेड, तीसरा एज से रिलेटेड। अब एक फोर्थ टाइप का और है क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। Sir, हाँ बोलो। सर आप ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है उसको एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन आज और भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म ओके हम्म हाँ चलो, एक क्वेश्चन है इसमें, अच्छा सा क्वेश्चन है। नहीं है ये वर्ड, ज्योमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, इतना
टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है सारे। चलो ठीक है, मैं फिर भी जो क्वेश्चन है वो बता दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, तुमको ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में क्या करना है ना, जो जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है वही यूज करना है, ठीक है। कल जैसे हम लोगों ने पेरीमीटर का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है, जैसे इसमें भी एक क्वेश्चन है, क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स is the perimeter of shape 77 सेंटीमीटर। अब शेप तुमको दिया हुआ है x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 2। सो x का वैल्यू निकालना है और बोल रखा है कि इस शेप का पेरीमीटर जो है वो 77 सेंटीमीटर है। तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, पहले तो इसका नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई। तो क्या बोल रहा है, x का वैल्यू निकालना है और पेरीमीटर इस शेप का कितना है, 77 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, बताओ क्या होगा फॉर्मूला पेरीमीटर का। पेरीमीटर इज इक्वल टू, Sum of all sides. क्या लिखेंगे फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए। अब ए बी का वैल्यू कितना है, x प्लस 1 पुट कर दो, बी सी का वैल्यू कितना है, x प्लस 2, सी डी का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 2, डी का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 1 एंड ए का वैल्यू कितना है, x प्लस 1। सबको हमने लिख दिया, ठीक है, x प्लस 1 और पेरीमीटर कितना दे रखा है, 77। ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया ना। अब ये सॉल्व हो जाएगा। सो 77 इज इक्वल टू, सारे लाइक टर्म ऐड होंगे, तो इसमें लाइक टर्म कौन कौन है, x, x, 2x, 2x और x, इन सबको ऐड करो। तो x प्लस x 2x, 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 2x 6x, 6x प्लस x 7x। और ये सारे लाइक टर्म है 1 2 2 1 1, तो ये कितना हो जाएगा ऐड करने पे, 3 5 6 7। अब इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो 7 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, -7। सो ये हो गया तुम्हारा 70 इक्वल टू 7x। अब हमको 7 यहां से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 7। सो ये कितना हो जाएगा, 10। x का वैल्यू कितना है, 10। समझ में, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तुम जो ज्योमेट्री का फॉर्मूला जानते हो ना वो सारा यूज करना पड़ेगा हमको ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में। आया समझ में? यस सर। यस ठीक है, एनसीईआरटी बुक का जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ना वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, उसको सॉल्व करना। उसके बाद मुझसे पूछना कल क्या डाउट है, ठीक है। ओके सर। ओके, अब एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम आता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a two-digit number, in a two-digit number, माइक्रोफोन ऑफ करो, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, डिजिट इन यूनिट प्लेस is twice the digit in tens place. If 27 is added to it, if 27 is added to it, digits are reversed.
digit are reversed. Find the number. सर 1 के बाद क्या लिखा हुआ है? किसके बाद? डिजिट के बाद। In a 2-digit number, digit in unit place is twice the digit in tens place. If 27 is added to it, digits are reversed. Find the number. ठीक है? अब क्या बोल रहा है? इन अ 2-digit नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर में 2 प्लेस होता है, एक प्लेस यूनिट का होता है और एक प्लेस टेंस का होता है। अब क्या बोल रहा है? डिजिट इन यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस। जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है ना, यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है इक्वल टू ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस। ये लिखा हुआ है ना, तो ये तुमको बता रहा है कि हमको किसको x मानना पड़ेगा? किसको x मानना आसान है? यूनिट यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस को सर। नहीं, टेंस प्लेस को मानना आसान है ना। टेंस प्लेस को अगर x मानोगे तो यूनिट प्लेस 2x बन जाएगा ना? नहीं, यस सर। अगर तुम यूनिट प्लेस को x मानोगे तो टेंस प्लेस फिर तुमको निकालना पड़ेगा। तो टेंस प्लेस कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। तो x/2 फ्रैक्शन में चला जाएगा ना, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन अगर हम टेंस प्लेस को x मानेंगे तो यूनिट प्लेस 2x इजी दिखेगा ना। आ रहा है समझ में कौन सा? इसीलिए मैंने ये लाइन लिखा था। ये लाइन तुमको बता रहा है कि किसको मानना आसान है। हम डायरेक्टली ना किसी को भी रैंडमली मानेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, टिपिकल होता है। बट अगर क्वेश्चन को अगर हम समझ के वेरिएबल को मानेंगे ना तो तुम्हारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो ये लाइन तुमको बता रहा है कि हमको किसको x मानना आसान है। तो किसको x मानना समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे जो बताया वो समझ में आया ना, किसको x मानना आसान है? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। Yes, sir. अच्छा, पहला वाला लाइन क्या बोल रहा है? इन अ 2-digit नंबर, डिजिट इन यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस। तो मैंने यहां तक का जो सेंटेंस है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है। जो हमारे लिए जरूरी है उसको लिखा है। डिजिट इन यूनिट प्लेस इज किससे रिप्लेस हो जाता है? इक्वल टू साइन से। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या है? 2 इंटू, 2 इंटू क्या है? डिजिट इन टेंस प्लेस। तो इस लाइन का शॉर्ट फॉर्म ये, ठीक है? यस सर। अब मैं ये बोल रहा हूं कि तुमको तो नंबर पता करना है ना, तो एक नंबर अगर हमको पता करना है तो हमको दोनों डिजिट को पता करना पड़ेगा, तभी तो नंबर पता होगा हमको, है ना? तो अब यहां पे किस डिजिट को क्या मानेंगे? टेंस वाले डिजिट को x मानेंगे या यूनिट वाले डिजिट को x मानेंगे? अब ये क्वेश्चन राइज होता है। तो ये वाला जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये तुमको हेल्प कर रहा है कि किसको मानना आसान है। यूनिट प्लेस को मानना x आसान है या टेंस प्लेस को मानना x आसान है? तुम अब देखो कि अगर टेंस यूनिट प्लेस को x मानेंगे तो टेंस प्लेस को पता करने के लिए मुझे ये 2 हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर टेंस प्लेस को x मानेंगे तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। ये अधिक आसान हो जाएगा ना। हमको कोई कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या? नो सर। तो यहाँ पे किसको मानना आसान है? अधिक, टेंस प्लेस को मानना अधिक आसान है। यस आया सर। समझ में? ओके, Yes, sir. तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, सॉरी टेंस प्लेस, बी एक्स। जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो मेरा x होगा। तो ऑटोमेटिकली हम बता सकते हैं कि यूनिट प्लेस का डिजिट कितना होगा। सो द डिजिट एट यूनिट प्लेस, ये मेरा कितना हो जाएगा? 2x लिख सकते हैं ना? ठीक है यहां तक? अब तुम ये देखो, डिजिट मेरा ऐसा दिखता है। अगर तुम इसको ऐसे रख दोगे, यूनिट प्लेस पे 2x और टेंस प्लेस पे x, तो ये थोड़ा सा ऑड, ये ऐसे रख दोगे तो ये ऑड दिख रहा है ना।
ये नंबर जैसा लग रहा है, ये लग रहा है कि x इंटू टू इंटू एक्स ऐसा दिख रहा है ना। अगर ऐसे हम लिखेंगे डिजिट को, तो जैसे 23 होता है तो यूनिट प्लेस पे 3 है और टेंस प्लेस पे 2 है, तो अगर ऐसे लिखते हो तो ये समझ में आता है कि 23 है। लेकिन अगर तुमको टेंस प्लेस का डिजिट x है और यूनिट प्लेस का डिजिट 2x है, अगर तुम इसको ऐसे लिख दोगे तो ये अच्छा लग रहा है क्या? ये तुमको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना? यस सर। यस सर। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो एक नंबर को लिखने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हो, एक्सपैंडेड फॉर्म। एक नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़े हो? यस सर। 23 का एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है? 12। 2 इंटू 10 प्लस 3, ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है ना? है? यस सर। यानी कि अगर मुझे अपना डिजिट एक वेरिएबल के टर्म में पता है ना, तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, यानी कि वर्ड कॉलम के क्वेश्चन में हमेशा तुम अपने एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करोगे। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा टेंस प्लेस का डिजिट x है, यूनिट प्लेस का डिजिट 2x है, तो मेरा जो नंबर होगा ओरिजिनल नंबर वो कैसा दिखेगा? 10 इंटू एक्स प्लस 2x, ऐसा ही दिखेगा? नो सर। आया समझ में? यस सर। ओके, इसको थोड़ा सा अभी सिंप्लीफाई कर लो। 10x हो जाएगा, 10x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा? 12x। तो तुम्हारा जो नंबर है वो 12x होगा। ठीक है, तो यहां तक का जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म था वो कंप्लीट हो गया, बट आगे अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्वेश्चन को, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखो, इफ 27 इज एडेड टू इट, ये इट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? इक्वल टू नंबर के लिए। नंबर के लिए। तो तुम्हारा नंबर क्या है? 12x। तो 12x अब क्या है? 12x। हाँ, 12x में हम क्या कर रहे हैं? 27 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? इफ 27 इज एडेड टू इट, तो 12x में अगर हम 27 ऐड करेंगे तो ये जो मेरा 27 ऐड करने के बाद जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा? उसका डिजिट जो है वो रिवर्स कर जाएगा, यानी कि जो नंबर था उसका डिजिट रिवर्स कर जाएगा। तो फॉर एग्जांपल 56 अगर मेरा नंबर है तो इसका डिजिट अगर रिवर्स करेगा तो नंबर क्या बनेगा? 65। 65। यानी कि डिजिट रिवर्स करने का मतलब है जो यूनिट प्लेस पे वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा, और जो टेंस प्लेस पे वो कहां चला जाएगा? यूनिट प्लेस पे। तो अब तुम ये देखो कि जब हमने 27 इसमें ऐड किया इस वाले नंबर में, तो इसका डिजिट जो है वो रिवर्स कर जाएगा। यानी कि अब क्या होगा? 2x जो है वो x की जगह पे चला जाएगा और ax किसकी जगह पे आ जाएगा? 2x की जगह पे आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ ना? यस सर। यस सर। यानी कि हमने जो नंबर में 27 ऐड किया तो मेरा जो नया नंबर आएगा उसका डिजिट रिवर्स रहेगा, यानी कि टेंस प्लेस पे 2x आ जाएगा और यूनिट प्लेस पे कौन चला जाएगा? x। तो तुम्हारा इक्वेशन बन गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे बुक का। समझ में आया? कहीं डाउट है वो मुझसे पूछो अभी। सर इधर नंबर बना रहे 10x क्या क्यों डाले? हाँ, 10x इंटू एक्स इधर नंबर के पास। ये सर यहाँ 10x तो x है ना, तो 10x क्यों डाले वही पूछ रहे हैं। x है तो 10x क्यों डाले? कहां पर? यहां पर, उसके ऊपर सर। ये यस सर। ये हाँ, मैंने यही बताया ना। देखो, तुम्हारा टेंस प्लेस का डिजिट पता है, यूनिट प्लेस का डिजिट पता है, तो मेरा नंबर क्या होगा? साइन। अगर तुमको मैं बोल रहा हूं कि यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो 2x है और टेंस प्लेस का डिजिट x है, तो तुम्हारा नंबर क्या होगा? x प्लस 2x। x प्लस 2x होगा। चलो एक एग्जांपल लो। मान लो यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो 7 है और टेंस प्लेस का डिजिट 6 है, तो नंबर क्या होगा बताओ? यस वन? यस सर।
क्या होगा 67 होगा। अब इसके हिसाब से तब हमको क्या लिखना पड़ेगा, x to x ऐसे लिखेंगे तो ये अच्छा लग रहा है क्या, ये तुमको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा है? यस सर। यस सर। तो अभी मैंने यही बताया। हाँ, तो अभी मैंने क्या बताया, एक नंबर को लिखने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, जो बेसिक मेथड है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म तुमको प्लेस भी बताता जाता है कि किस डिजिट का क्या प्लेस है। तो हमको ऑलरेडी पता है कि टेंस प्लेस पे x है और यूनिट प्लेस पे 2x है, तो उसको हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह, 10 इंटू एक्स, इसका मतलब टेंस प्लेस पे x है, प्लस 2x इंटू 1, मैंने 1 यहाँ नहीं लिखा, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 2x है, इसका ये मतलब हुआ ना। तो ये मेरा डिजिट, ये मेरा नंबर ही है ना, नंबर को मैंने किस फॉर्म में लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। समझ में आया यशवंत? यस सर। ओके, अब उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन में क्या बोला, अगर हम इस नंबर में 27 ऐड कर देते हैं तो इसका डिजिट रिवर्स कर जाता है। तो 27, ये मेरा नंबर था, मैंने नंबर को सिंप्लीफाई कर लिया था, नंबर को सिंप्लीफाई किया था और उसमें 27 ऐड किया, तो क्या बोलता है क्वेश्चन में कि अगर 27 ऐड करोगे तो इसका डिजिट जो है वो रिवर्स कर जाएगा। तो 12x में मैं 27 ऐड करूंगा तो डिजिट रिवर्स कर जाएगा, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे कौन आ जाएगा, x, और टेंस प्लेस पे कौन चला जाएगा, 2x। तो मैंने वही लिखा है 10 इंटू 2x प्लस x। आया समझ में? यस यस सर। अब ये तुम्हारा सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हो? सर इसको सॉल्व हो करो गया। तो ये कितना हो गया? ओके, वेरी गुड। सो 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 20x प्लस x। सो 20x प्लस x कितना हो जाएगा, 21x। 12x प्लस 27, तो पहले हम 12x को इधर लेके चले आते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस 12x करना पड़ेगा। सो 12x प्लस 27 माइनस 12x इज इक्वल टू 21x माइनस 12x। 12x कैंसिल्ड आउट, 27 इज इक्वल टू 9x। अब दोनों साइड हम 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 3, यानी कि टेंस प्लेस का डिजिट मेरा क्या है, 3 है, और यूनिट प्लेस का मेरा डिजिट क्या होगा, क्या होगा, 6। 2 इंटू 3 6। तो मेरा नंबर क्या होगा बताओ, मेरा नंबर क्या होगा बता सकते हो, 63 सर। 36। अब 36, अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखो, 36 में 27 जरा ऐड करके देखो क्या आ रहा है, 3 6, डिजिट रिवर्स कर गया, देखो तो रिवर्स कर गया ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो जो क्वेश्चन बोला था उसके हिसाब से सारा सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, सो आज के लिए Yes, इतना sir. काफी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन और एज का क्वेश्चन जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करोगे, मैं एक दिन और दूंगा वर्ड प्रॉब्लम में कल, ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो होमवर्क है तुम्हारा, जो जो एज का प्रॉब्लम है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, और इस टाइप का प्रॉब्लम, डिजिट वाला जो प्रॉब्लम था, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है? हाँ बोलो प्रिंस, क्या हुआ प्रिंस, कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा चलो ठीक है। सो क्लास को फिर खत्म करते हैं, लीव कर सकते हो क्लास को।